गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में गद्य से दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जो हमारी पुस्तक है विशुद्ध, उसका दूसरा चैप्टर है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। आज हम इसके पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे दादी माँ के। तो आइए हम सर्वप्रथम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, क्योंकि जब हमें सारांश पता होता है, कहानी उस पाठ की पता होती है, तो जब भी हम उस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहते हैं या हमें लिखना होता है, तो हमें बड़ी आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर याद रहते हैं और हम लिख ले जाते हैं। हमें उन प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं अनुभव होती है। तो इसलिए आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले दादी माँ पाठ का सारांश। देखिए, इसमें लेखक स्वयं है एक पात्र, और फिर उसकी दादी माँ हैं, रामी चाची हैं, रामू की चाची, और उसके बाद उसके भाई हैं किशन। ये 3-4 पात्र हैं मुख्य रूप से इस कहानी के। तो आइए हम देखते हैं इसमें इस कहानी का सारांश। देखिए, लेखक कहता है कि यह हमारी कमजोरी ही है कि बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी का मतलब है कि लेखक की उम्र इस समय 20 वर्ष की हो चुकी है। इतना होने के बाद भी जरा सी मुसीबत आने पर मेरा मन घबरा उठता है। लेखक कह रहा है, लेखक को जब भी कोई भी मुसीबत आती है, यद्यपि वह 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है तो वह घबरा जाता है। और उसके घबराने पर उसके जो शुभचिंतक मित्र होते हैं वो उसे ढांढस बंधाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे जब उससे दूर हटते हैं तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति है। कमज़ोर कह करके उसकी हंसी उड़ाते हैं कि जरा सी विपत्ति आई नहीं, यह घबरा जाता है, ये तो बड़ा ही कमज़ोर है। ऐसा कह करके लेखक का उसके साथी जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं। लेखक फिर सोचता है कि जब ये बातें सुनता है, चूँकि उड़ते उड़ते उसके कानों में भी ये बातें आती होंगी, तो लेखक सोचता है कि अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे इस तरह लोग मेरा मजाक उड़ाएं, क्योंकि अब इस ऐसा करने से कोई मतलब नहीं है। फिर अचानक ही लेखक की आंखों में एक चित्र कौंध जाता है जो उनकी दादी माँ का था। लेखक कहता है, उस समय बरसात का मौसम था, चारों तरफ से पानी बह रहे थे, सड़क के किनारे जो भी तालाब थे उनमें पानी इकट्ठा हो रहा था, सड़ी गली घासें उस पानी में आ रही थी बह करके, पानी के साथ तमाम प्रकार के पौधों के बीज आ रहे थे, और वे सब उस पानी में सड़ करके एक अजीब सी गंध उत्पन्न करते थे, जिसमें बन प्याज रहती थी। ठीक है ना, बन प्याज की भी सड़ने की गंध आती थी। लेकिन जैसे बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चे जो है वो सड़क पर से जब पानी बहता है उसका जो कीचड़ सूख रहा था उस पर धीरे धीरे अपने चल रहे थे, और बच्चे उस तालाब में जिसमें से गंध आती है पानी के इकट्ठा होने से, बच्चे उसमें आराम से कूद कूद करके धड़ाम धड़ाम कूद कर स्नान करते थे, नहाते थे। लेखक कह रहा है कि मैं भी केवल 2-3 बार ही, अर्थात 2-3 दिन ही उसमें कूद सका था गांव के बच्चों के साथ, और उसके बाद लेखक जो था वो बीमार पड़ गया। लेखक बीमार हो गया, वह चद्दर ओढ़े पूरे दिन पड़ा हुआ था, सोया हुआ था। लेखक को बीमार देखकर उसकी दादी बहुत चिंतित हुई और वो पूरे दिन लेखक के पास बैठी रहीं। लेखक कहता है कि दादी को 50 किस्म की दवाओं का ज्ञान था, जो देसी दवाएं होती हैं, दादी को ऐसा ज्ञान था, और कोई भी अगर बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसके पास पहुंच जाती थी और उसकी सेवा करती थी। उन्हें भूत से लेकर निमोनिया आदि दवाओं तक का ज्ञान था। गांव में अक्सर लोग ये भी कल्पना करते हैं ना कि पहले देख लीजिए, अगर कोई बीमार हो गया तो लोग कहते हैं कि इसको कोई भूत लग गया, यहाँ की चुड़ैल लग गई, वहाँ का ब्रह्म लग गया, वहाँ का प्रेत लग गया, ऐसे लोग करते हैं गाँव में। तो वही कह रहा है लेखक की दादी माँ को भूत से लेकर के जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती थीं, सब की देसी दवाएं उन्हें ज्ञात थी, उनके नाम उन्हें पता थे। लेखक कहता है कि आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। कोई बीमार हो गया तो उसको ले जाने के लिए वाहन भी है,
तमाम अस्पताल खुल चुके हैं, लेकिन इन सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी उनमें दादी माँ का प्यार नहीं है। फिर लेखक आगे कहता है कि किशन भैया की शादी तय हो गई थी और किशन भैया की शादी के मौके पर दादी के उत्साह व आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। अर्थात काफ़ी प्रसन्न थी दादी, क्योंकि वो घर की सबसे बुजुर्ग महिला थी, इसलिए सारा कामकाज उन्हीं के जिम्मे था, उन्हीं की देखरेख में सारा काम होता था। एक दिन रामू की चाची पर वह बिगड़ रही थी और रामू की चाची ने दादी से, बिगड़ने का जो कारण था कि एक बार रामू की चाची ने दादी से कुछ पैसे उधार लिए थे और उन्होंने कहा था कि जब हमारी फसल कट जाएगी तो उस पैसे को मैं चुका दूंगी। लेकिन बिटिया की शादी पड़ गई, इसलिए रामू की चाची उस पैसे को नहीं चुका पाई, उसका उधार नहीं दे सकी दादी का, और जिसके कारण दादी उनके ऊपर बिगड़ गई, क्योंकि अब उनके घर में भी शादी थी। लेकिन जब रामू की चाची ने बताया कि बिटिया की शादी पड़ गई थी, इसीलिए मैं आपका उधार नहीं दे सकी, तो रामू की चाची को दादी ने उनका सारा उधार भी माफ़ कर दिया, कर्ज भी माफ़ कर दिया और 10 रुपये का नोट भी दिया कि जाओ, ये मेरी तरफ से बिटिया की शादी के लिए है। यह बात लेखक को रामू की चाची ने कई दिन बाद रास्ते में मिल करके बताई थी और वह 10 रुपये का नोट लेकर के बहुत खुश थी। फिर किसान भैया के विवाह के दिनों में 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती थीं। आप देखते होंगे कि किसी के घर में लड़के या लड़की, किसी के घर में भी शादी होती है तो 4-5 दिन, एक हफ्ते पहले से ही गाना बजाना दोनों घरों में प्रारंभ हो जाता है। तो वही है, लेखक कह रहा है कि 4-5 रात भर जग करके औरतें गीत गाती थीं और औरतों के द्वारा कुछ शादी के समय अभिनय भी किया जाता था, यानी नाटक करती थी, जिसमें विवाह से लेकर के संतान उत्पत्ति तक का दृश्य दिखाया जाता था। उसी समय लेखक बीमार था। लेखक कह रहा है कि मैं चद्दर लपेटे हुए चारपाई पर लेटा था। क्योंकि बीमार होने के कारण लेखक बारात नहीं जा सका था और बारात में न जाने के कारण उसे दादी के चारपाई के पास सुला दिया गया था। लेखक चद्दर तो ओढ़े हुए था, लेकिन वो जग रहा था। जब उसने महिलाओं का नाटक देखा तो उसे हंसी आ गई और हंसने पर उसके गांव की औरतें बिगड़ गई थी, यानी क्रोधित हुई। और जब वो क्रोधित हुई तब लेखक कहता है कि दादी ने बीच बचाव किया, अर्थात दादी ने मेरा बचाव किया, मुझे बचाया। और दादी की मृत्यु के पहले दादा की मृत्यु हो गई थी। दादा के मृत्यु के बाद दादी बहुत उदास रहा करती थी और दादी के मना करने के बाद भी लेखक के पिताजी ने दादा के श्राद्ध आदि में जी भर के धन खर्च किया था, जिससे पूरा परिवार जो था वो उधारी के कगार पर आकर के खड़ा हो गया था, अर्थात कर्ज में डूब गया था। और उस कर्ज को चुकाने के लिए दादी ने अपना कंगन तक दे दिया था। ये सारी बातें लेखक को याद आ रही थी बीती हुई, लेकिन लेखक अचानक वर्तमान में लौट आया था। लेखक को किशन भैया का पत्र मिला, जिसमें किशन भैया ने लेखक से यह बताया था कि दादी की मृत्यु हो गई है। दादी की मृत्यु की सूचना उस पत्र में थी और उस पत्र को पढ़ने के बाद, दादी की मृत्यु का समाचार पढ़ने के बाद लेखक स्वयं से ही बार बार यह पूछता है कि क्या वास्तव में दादी माँ अब नहीं रही। तो ये था इस पाठ का सारांश। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारांश याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और आप 2-3 बार इस पाठ को और भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा स्वयं भी, क्योंकि जब हम पाठ पढ़े रहते हैं तभी हमें उस पाठ को समझने में आसानी होती है और उस पाठ पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको हम आसानी से लिख ले जाते हैं। तो आइए आज हम इस पाठ के सारांश के साथ साथ ये पहला प्रश्न हल करते हैं। तो इसका आपको सारांश तो नोट्स में, आपके नोटबुक में आपको नहीं लिखना है, लेकिन ये पहले प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिख लेंगे, क्योंकि ये पहला प्रश्न जो है वो आपके अभ्यास से ही लिया गया है, प्रश्न अभ्यास से ही पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, इसलिए इसको आप फेर कापी में लिख लेंगे और ये सारांश, इस पाठ की कहानी भी याद कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले का प्रश्न कह रहा है, दादी माँ अध्याय के लेखक का नाम है। इसमें देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं।
क्योंकि पहला प्रश्न यही कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला जो है काखंड दादी माँ अध्याय के लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें 3 विकल्प आपको दिए गए हैं, शिवदास सिंह, शिव प्रसाद सिंह और शिवराम सिंह। उम्मीद है विकल्प पढ़ने के बाद आपको आंसर आ गया होगा। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ओके, आइए अब हम दूसरा खंड देखते हैं। खाखंड बच्चे झागदार पानी में नहाते हैं। क्योंकि जब मैंने बताया अभी सारांश बताते समय कि उसमें वन प्याज और अन्य घासें बह करके आती थी और सड़ी रहती थी, सड़ती थी, उनसे गंध उत्पन्न होती थी। तो जब गंध उत्पन्न होती थी तो वो सड़ने के कारण ही उत्पन्न होती थी। और ऐसा किस मौसम में होता है? पानी तालाबों में इकट्ठा होता है, आप जानते होंगे। तो उसमें झाग भी रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि घासें या कोई भी चीज़ सड़ेगी तो पानी कुछ गंदा होगा और उसमें झाग निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे, तो उसी को झाग कहता है। बच्चे झागदार पानी में नहाते थे आषाढ़ में, क्वार में या भादों के महीने में। तो ये सीधा से इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़ मास में। इसका तीसरा प्रश्न या खंड ग नहाकर लौटी दादी लेखक के लिए लाई थी। देखिए, लेखक जब उस गंदे पानी में नहाने के कारण बीमार हुआ था, बुखार हुआ था, तो लेखक कह रहा है कि दादी, चूँकि मैंने बताया था सारांश में को भूत से लेकर के निमोनिया आदि तक की बीमारियों की देसी दवाओं को वो जानती थी। तो लेखक कहता है कि दादी को भी शायद पहले यही भ्रम हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को भूत ने पकड़ लिया हो। इसलिए कोई एक पवित्र चबूतरा था उस गांव में, वहाँ से दादी जो थी वो मिट्टी लेकर के लेखक के लिए आई थी। तो वही कह रहा है कि नहाकर लौटी दादी लेखक के लिए लाई थी। पूजा का फूल लाई थी, मंदिर का प्रसाद लाई थी या चबूतरे की मिट्टी लाई थी। तो इसका तीसरा खंड सही होगा, चबूतरे की मिट्टी लाई थी, जिसे उन्होंने लेखक के मस्तक पर भी लगाया था और उसे थोड़ा सा खिला भी दिया था, मुंह में डाल दिया था कि अगर कोई भूत ऊत लगा हो तो वो भाग जाए। अब पहले का घा खंड हम देखते हैं। बीमारी के समय दादी ध्यान रखती थीं दवाइयों का, सफाई का या आराम का। बीमारी के समय दादी ध्यान रखती थी दवाइयों का, आराम का या सफाई का। देखिए, बीमारी के समय दादी जो हैं वो पाठ के सारांश के अनुसार वो सफाई का ध्यान रखती थी, ठीक है ना। क्योंकि इसका ये दूसरा खंड सही होगा, क्योंकि एक पाठ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जब लेखक कहता है कि मैं बीमार था, तो लेखक को खाने के लिए खिचड़ी दी जाती थी। तो घर वाले से दादी बार बार प्रश्न करती रहती थी कि उसके कमरे की सफाई की कि नहीं की, सफाई हुई कि नहीं हुई, कोई ऐसा तो नहीं कि बाहर से आकर के सीधा भीतर चला गया हो, बाहरी व्यक्ति आकर के सीधा कोई बीमार के पास तो नहीं गया। इसके लिए जो खिचड़ी बन रही है उस खिचड़ी में दाल ठीक से मिली कि नहीं मिली, आदि बातें पूछती थी, जिससे घर वाले हमेशा परेशान हो जाया करते थे। तो अगर ये हम देखें इस दृष्टिकोण से कि कोई बाहरी व्यक्ति बाहर से सीधा आकर के बीमार के पास तो नहीं चला गया, तो ये सारी चीज़ें सफाई की तरफ ही इशारा करती हैं, ठीक। तो ये सफाई इसमें ऑप्शन सही होगा। बस ये दूसरा पार्ट जो था उसका पहला पार्ट ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में इसके अन्य प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे, उनके उत्तर देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहें और हमें कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू। इस पार्ट में इतना ही।